नमस्कार, मेरा नाम तेजेंद्र शर्मा है। मित्रों, आज मैं अपने दूसरे कहानी पाठ के लिए आपके समक्ष मौजूद हूँ। ये एक सीरीज़ हमने शुरू की है भाई अर्पण कुमार के साथ मिलकर। इस सीरीज़ के तहत मैं अपनी शीर्षक कहानियों का पाठ आपके सम्मुख करने वाला हूँ और पहली कहानी काला सागर का पाठ मैंने पिछले कार्यक्रम में किया था और आज दूसरा कहानी संग्रह जो मेरा प्रकाशित हुआ था, वो वर्ष 1994 में हुआ था और जब ये कहानी संग्रह छप कर आया था वाणी प्रकाशन से, तो उन दिनों मेरी पत्नी इंदु अस्पताल में दाखिल थी। तो जाकर मैंने ये संग्रह अपनी पत्नी को दिखाया अस्पताल में और उस संग्रह का जो समर्पण था, उसमें मैंने लिखा था, इंदु के लिए जो मेरी पत्नी होते हुए भी मेरी मित्र है। मैं चाहता था कि उसे ये मालूम हो कि पति-पत्नी के रिश्ते में भी मित्रता बाकायदा ज़िंदा रह सकती है। वो ज़ाहिर है कि उस संग्रह को देखकर खुश हुई। ढिबरी टाइट कहानी का जहाँ तक सवाल है, मेरी बहुत सी कहानियाँ ऐसी हैं, जो मेरे कुछ मित्र 1 या 2 पंक्तियाँ सुना के खुद तो चले जाते हैं, मगर मेरे दिल में हलचल मचा जाते हैं। तो मैं एयर इंडिया में फ्लाइट पर्सर था, पूरी दुनिया में घूमा करता था। कहीं कुवैत हूँ, कभी लंदन हूँ, कभी न्यूयॉर्क हूँ, कभी पेरिस हूँ, कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी अफ्रीका। ये सब मेरे लिए ठीक ऐसे ही होते थे जैसे कोई बॉम्बे में कहे कि साहब मैं बांद्रा जा रहा हूँ, अंधेरी जा रहा हूँ, दिल्ली में कहे कनॉट प्लेस जा रहा हूँ या मॉडल टाउन जा रहा हूँ। तो इसी तरह से मैं जब तक एयर इंडिया में नौकरी करता रहा तो दुनिया जहान के चक्कर लगाता रहा। तो एक बार कुवैत गया तो कुवैत में मेरे एक मित्र थे, रमेश खन्ना। वो पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। उनसे बहुत अच्छे संबंध बने। उन्होंने एक छोटी-सी घटना मुझे सुनाई। अब वो घटना अगर घटना के तौर पे लिखी जाए तो बस एक समाचार पत्र की कतरन है। तो मैंने उस घटना को अपने अंदर बचा के रख लिया। मुझे लगा कि इस घटना में कहानी बनने की पूरी संभावनाएँ हैं, मगर मैं उसका कोई सूत्र पकड़ नहीं पा रहा था। उन्होंने घटना जो मुझे बताई वो ऐसे थी कि एक व्यक्ति का किसी तरह से पुलिस ने चालान किया, उसे जेल में डाल दिया और पीछे उसकी पत्नी जो कि गर्भवती थी, उसकी मौत हो जाती है और वो व्यक्ति जाके पुलिस वाले को गोली मार देता है कि तुम्हारी वजह से मेरी पत्नी मर गई। ये घटना थी। तो आज मेरे उन शोधार्थियों को, विद्यार्थियों को, मित्रों को जो जानना चाहते हैं कि किसी घटना में से कहानी बनाई कैसे जाती है, उन्हें ज़रूर इससे पता चलेगा कि घटना को कहानी बनाने में लेखक की कल्पनाशीलता और उसका उद्देश्य, जब तक ये नहीं जुड़ते, तब तक घटना कहानी नहीं बनती। मेरी पहली कहानी जो मैंने सुनाई काला सागर, उसमें भी मौत का एक रंग था। उसमें सामूहिक मौत हुई थी 329 लोगों की और उस मौत पे कितने लोग अ, फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे उस मृत्यु की, वो उस कहानी में। कितने अमानवीय हैं लोग, ज़िंदगी कैसे अर्थ से संचालित होती है, ये सब उस कहानी में दिखाया था। ये कहानी जो है, इसका शीर्षक मैंने रखा ढिबरी
टाइट। देखिए, यूपी में ढिबरी कहा जाता है छोटी-सी लालटेन को, उसके अंदर जो बत्ती होती है, जो जलती है, जो जितनी टाइट की जाती है, वो उतनी ज़्यादा तेज़ जलती है। मगर पंजाब में जो सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल होती है, जैसे कोक की बोतल है, पेप्सी कोला की है या थम्स अप की है, उसके ऊपर जो ढक्कन लगाया जाता है, उसे ढिबरी कहा जाता है। जब उसे टाइट कर दिया जाए, तो भीतर से बाहर कुछ नहीं आ सकता, बाहर से भीतर कुछ नहीं आ सकता। तो इसका मेटाफोरिकल मीनिंग होगा कॉर्नरिंग समबडी टू द एक्सट्रीम। किसी को किसी की पीठ दीवार पे लगा देना कि अब तुम हिल नहीं सकते यहाँ से, कहीं जा नहीं सकते। तो ये कहानी लिखने का मन बना रहा था कि एक ऐसी घटना घटी वैश्विक कि इराक ने कुवैत पर आक्रमण किया और उस पे कब्जा कर लिया। और मुझे वो सूत्र मिल गया कि मैं अपनी कहानी कहाँ से शुरू करूँ और इस वैश्विक घटना को अपने चरित्र की मानसिक स्थिति और उसके साथ जो कुछ हुआ है, उससे कैसे जोड़ूँ? तो ये कहानी ढिबरी टाइट मैंने लिखी। तो आज आपके सामने इसी कहानी का पाठ कर रहा हूँ। ये मेरे दूसरे कहानी संग्रह है, जो कि वाणी प्रकाशन से छपा था 1994 में। उसकी शीर्षक कहानी है। तो आइए शुरुआत करते हैं कि ये मौत का कौन-सा इंद्रधनुष है। और ये कहानी मेरे प्रकाशक अरुण महेश्वरी ने कहीं गुवाहाटी में पढ़ी। तो मुझे फ़ोन करके कहते हैं बॉम्बे में, "तेजेंद्र जी, उस बच्ची को रेफ्रिजरेटर से निकाल देते यार।" तो मुझे लगा कि जब मेरा प्रकाशक मेरी कहानी से इस तरह जुड़ गया है, इस कहानी पर चित्रा मुद्गल हमेशा मुझे बधाई देती हैं कि ये कहानी उनकी प्रिय कहानी है। तो आज आपके सामने मैं पाठ करने जा रहा हूँ, ढिबरी टाइट। गुरमीत एकाएक ठहाका लगाकर हंसा। घर के सभी सदस्य चौंक पड़े। गुरमीत तो लगभग 2 वर्ष से दुख के उस गहरे समुद्र में डूब चुका था, जहां से उसे खींचकर निकाल पाना शायद कठिन ही नहीं, असंभव था। फिर वही गुरमीत एकाएक बच्चों की सी प्रसन्नता के साथ हंसने और नाचने लगा। कर दी सालों की टिबरी टाइट, खा गया सालों को, उनकी तो मां। सभी अवाक गुरमीत को देखे जा रहे थे। कहीं इतने दिनों की चुप्पी से पागल तो नहीं हो गया? मगर अभी अभी तो ठीक था। हाँ, शायद आजकल गुरमीत का चुप रहना ठीक ही लगता है। वो पुराना जिंदा दिल गुरमीत तो न जाने कहाँ खो गया है। आज जैसे उस पुराने गुरमीत की राख में ही तो गुरमीत की हंसी निकल कर आई है। ये गुरमीत है या कोई फिनिक्स? घर के सभी लोग टेलीविजन के सामने बैठे थे। वही परिचित सी राष्ट्रीय कार्यक्रम की धुन बजी थी और फिर समाचार की। तब तक तो गुरमीत के चेहरे पर चुप्पी मनहूसियत की तरह चिपकी हुई थी। फिर समाचार वाचक ने समाचार पढ़ा। आज इराकी फौज ने अचानक कुवैत पर हमला करके उसे अपने कब्जे में ले लिया है। और उससे आगे का समाचार ना तो गुरमीत को सुनना था और ना ही घर का कोई अन्य सदस्य सुन ही पाया। जैसे उन्माद का एक दौरा ही पड़ गया था गुरमीत पर। इराक द्वारा कुवैत पर कब्जा जैसे गुरमीत के जीवन की सबसे सुखद घटना बन गई थी। कहीं उसके दुखी और अशांत मन को लगने लगा था जैसे उसने स्वयं ही कुवैत पर कब्जा कर लिया हो। वो कमरे से बाहर आया, बत्ती जलाई और सहन में पड़े 2-3 खाली डिब्बों को ठोकरे मारने लगा। ये साला अमीर गया, ये गया क्राउन प्रिंस। साला कहता था सोने की चादर की कार बनवाऊंगा, भाग गया उल्लू का पट्टा।
सब साले भाग गए। उदार जी खुशियां मनाओ, ओए खुशियां। आज तो जी भर के शराब पियो। ओए ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ। ਓਏ ਲੈ ਗਿਆ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਰਤੀ ਸਾਲਿਆਂ ਦੀ टिबरी टाइट। हंसी का जो बांध उसने अपने आंसुओं के सामने खड़ा किया था, उसमें दरारें उभरने लगी और थोड़ी ही देर में वो बांध पूर्ण रूप से ध्वस्त हो गया। गुरमीत जितनी जोर से हंसा था, उतने ही जोर से रोने लगा। दारजी ने बेटे को संभाला। मां बेचारी तो 1 साल पहले ही पुत्र को छोड़कर स्वर्गों में ठिकाना कर चुकी थी। गुरमीत अभी भी उन्माद में बड़बड़ाए जा रहा था। हुण नहीं छोड़ेगा जी, हुण कुछ नहीं बचेगा। सारे दा सारा गल्फ तबाह हो जाएगा। दार जी, हुण उत्थे कुछ नहीं बचना जे। दार जी को यह समझ नहीं आ रहा था कि वो दुखी हूं या प्रसन्न। एक और तो उनका पुत्र रो रहा था और दूसरी ओर प्रसन्नता इस बात की कि बेटा 2 साल के बाद बोला तो। 2 वर्ष से चुप्पी का एक ऐसा आवरण गुरमीत के चेहरे पर चढ़ा हुआ था कि उसके नीचे का दर्द किसी को दिखाई ही नहीं दे रहा था। गुरमीत कुछ बोले तभी तो दर्द दिखाई दे। दर्द भी तो उसने स्वयं ही मोल लिया था। अच्छा खासा घर था, खेती बाड़ी थी। ये सब छोड़कर आखिर वो गया ही क्यों? अधिक पाने की चाह में जो कुछ था वो भी लुट गया। मनुष्य संतुष्ट क्यों नहीं रह पाता? क्यों अधिक से अधिक पा लेना चाहता है? गुरमीत के भी बहुत से मित्र विदेश हो आए थे। हर एक के पास विदेश की अलग अलग रसीली कहानियां थी। वहां की कारों की दास्तां, डिपार्टमेंट स्टोर, सोने की दुकानें, न जाने क्या क्या। सब के सब गुरमीत को अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। नहीं तो गुरमीत को क्या कमी थी? कुछ अरसा पहले ही उसने कुलवंत कौर से विवाह किया था। खेतों की मुडेरों पर पला प्यार विवाह के बंधन में बंध गया था और फिर गर्भवती पत्नी और सभी परिवारजनों को छोड़कर गुरमीत कुवैत चला गया। उसे तो केवल तरसेम लाल को दिखाना था कि वो भी विदेश जाने की कुव्वत रखता है। तरसेम लाल तो केवल 8वीं पास है, फिर भी देखो कैसे दुबई में नौकरी का जुगाड़ बना लिया और आज उसका घर देशी विदेशी चीजों से भरा हुआ है। कौन कहेगा कि तरसेम लाल का पिता मूंगफली और गजक बेचकर गुजारा करता था? फिर गुरमीत के यहाँ तो वैसे ही खुशहाली है और वो तो 11वीं पास भी है। ट्रैक्टर चलाता हुआ क्या बाका जवान लगता है। बस कर लिया निर्णय कि मैं तो विदेश जाऊंगा। दारजी या बड़े भाई के समझाने का कोई असर नहीं। बस एक ही जिद, हठीला तो बचपन से ही था। पहुंच गया एक ट्रैवल एजेंट के पास। अब ट्रैवल एजेंट भी तो सपनों के सौदागर होते हैं। विदेश के ऐसे रंगीन सपने बेचते हैं कि सपने खरीदने के लिए इंसान घर बार बेचने को तैयार हो जाए। इन्हीं सपनों ने गुरमीत के दिल में भी विदेश जाने की इच्छा को दीवानेपन की हद तक भर दिया था। गांव में गुरमीत का घर हमारे घर से कोई अधिक दूर नहीं है। अब तो उसे एक गांव कहना भी ठीक नहीं होगा। अनाज की बड़ी सी मंडी है और एक छोटे से शहर की लगभग सभी सुविधाएं वहां मौजूद हैं। हम दोनों के पिता अच्छे मित्र हैं। मेरे पिताजी की एक डिस्पेंसरी है वहां, अच्छी खासी प्रैक्टिस है। गुरमीत के पिता सरदार वरयाम सिंह का नाम बड़े किसानों में लिया जाता है। गुरमीत जब कुवैत गया था तो पहले मेरे ही पास बंबई आया था। भाई वीर जी कमाल है, इतना बड़ा जहाज और कहते हैं एयरबस। बोले ये भी कोई बात हुई जी? भाई जहाज जहाज है और बस बस। हमें बेवकूफ क्यों बनाते हैं राजी? मेरे तो पेट में खलबली मची रही जब तक जहाज बंबई में आके उतर नहीं गया। पर वीर जी, गांव वाले आपकी बहुत तारीफें करते हैं जी।
हर आदमी को हर आदमी बस इक्को ही गल करता है कि डॉक्टर जेतली दा पुत्तर बिल्कुल नहीं बदलिया। देखो हवाई जहाज चलाता है, पर आकड़ तो बिल्कुल है ही नहीं। गुरमीत धारा प्रवाह बोले जा रहा था। मेरी पत्नी तो शहर की है, खास बंबई शहर की। मैं कभी गुरमीत की ओर देखता और फिर अपराधी नजरों से पत्नी की ओर भी देख लेता। परंतु पत्नी भी गुरमीत की बातों का आनंद ले रही थी। गुरमीत की निश्चल बातें उसे अच्छी लग रही थी। मैं स्वयं ही गुरमीत को कुवैत छोड़ने गया था। एयरलाइन की नौकरी के कुछ तो लाभ भी होते हैं। वहां अपने दोस्त दिनेश बत्रा से मिलवा भी आया। दिनेश तो लगभग 10 वर्षों से कुवैत में चार्टर्ड अकाउंटेंट है। गांव के गुरमीत को परदेश में भी एक जानकार तो मिल ही गया। गुरमीत ने अपने सरल स्वभाव और व्यवहार से शीघ्र ही अपने आप को वहां सुव्यवस्थित भी कर लिया। उसे रहने के लिए हिल्टन होटल के पीछे ही एक जगह मिल गई थी। उसने स्वयं ही स्थान पसंद किया था। कुछ गांव के घरों जैसा था। आंगन के मुख्य द्वार से घर तक पहुंचने तक ही 3 मिनट तो चलना पड़ता था। चारों ओर ऊंची दीवार और बीच मध्य में उसका 3 कमरे का वातानुकूलित घर। जी जान से मेहनत कर रहा था गुरमीत। और वहां जगराओं में कुलवंत ने एक फूल सी बेटी को जन्म दिया। लाख चाहने पर भी गुरमीत अपनी पुत्री के जन्म पर जगरांव जा नहीं पाया। विदेश में छुट्टी अपनी मर्जी से तो मिलती नहीं। इस बीच मैं भी गांव हो आया था। कुलवंत और गुड्डी को देख आया था। अब मैं ही तो एक सूत्र था गुरमीत और उसके परिवार के बीच। मेरा एक चक्कर कुवैत का फिर लगा। अब गुरमीत में कई बदलाव आ चुके थे। अपनी कार में मुझे लेने आया और दोपहर का खाना सीजर्स रेस्टोरेंट में खिलाने ले गया। उसके भीतर का बालक अभी भी जिंदा था। प्राजी इस प्रदेश में तो घर से कोई चिट्ठी आ जाए पर उसी का एक सहारा होता है। अजब देश है जी। यहाँ तो कोई डाकिया ही नहीं होता। बस पोस्ट बॉक्स से आप पे ही चिट्ठियां निकाल ला। गुरमीत की आंखों में एक दर्द की टीस सी उभरी। कुलवंत की याद और बिन देखी गुड्डी की प्यारी सी शक्ल जहन में उभरी। आपने तो गुड्डी को देखा है ना जी? किस पर गई है? फोटो से तो कुछ पता ही नहीं चलता ना जी। मुझे लगा जैसे गुरमीत मेरी आंखों में कुलवंत और गुड्डी की छवि देखने की चेष्टा कर रहा है। राजी, मैं ना दिनेश जी से कम ही मिलता हूँ। बहुत पढ़े लिखे लोग हैं ना। कई बार तो अपने पे ही शर्म आ जाती है। उनकी मम्मी तो बहुत ही बढ़िया औरत है जी, खाना खिलाए बिना आने ही नहीं देती। और भाभी जी ने तो कुवैत में तहलका मचा दिया। कितना चंगा गाती हैं। कुवैत टाइम्स और अरब टाइम्स दोनों में उनकी फोटो छपी थी जी। मैं बेसाख्ता उस इंसान को देखे जा रहा था। कितना सरल, कितना प्यारा। मेरा जब भी कुवैत जाना होता गुरमीत के पास हर बार कोई ना कोई नई कहानी, नया किस्सा रहता मुझे सुनाने के लिए। उनमें से आधी से अधिक घटनाओं में तो केवल उसके अंदर का बच्चा ही बोलता रहता। विदेशी चमकीली वस्तुओं के प्रति एक बालक का आकर्षण स्वाभाविक ही तो था। किंतु एक दिन बहुत उदास बैठा था। राजी, यहाँ की पुल्स तो बहुत ही खराब है। एक तो मेरी अनपढ़ पुल्स है जी। अंग्रेजी का तो एक अक्षर भी नहीं बोलना आता। उसने पकड़ लिया एक दिन हमारे एक मलयाली भाई को। वो जी वही नायर को जी। पहले चौक पर उसकी वैन की तलाशी ली जी। और ठुल्ला अपनी बंदूक उसकी वैन में भूल गया। और जी अगले चौराहे पर दूसरे ठुल्ले चेकिंग कर रहे थे। वो वैन में से बंदूक निकली। कर दी अगले की पिटाई। वो बेचारा दुबला पतला घास फूस खाने वाला आदमी जी। शरीर में कोई ज्यादा दम भी नहीं। और फंस गया इन डंगरों के बीच। थाने ले गए जी, बहुत मारा। वो अपने अरबी में पूछे जा रहे थे और ये बंदा अंग्रेजी और मलयाली में रोए जा रहा था। रब ने बचा लेता जी, रब ने। उस बंदे नु रब ने बचा लेता। पता लग गया कि बंदूक उनके अपने ठुल्ले की है जी। पर अपने बंदे को तो अधमरा कर दिया ना जी।
राजी, ਇੱਥੇ अरबी बोली तो जरूर आनी चाहिए है। विदेश में अकेले पड़ जाने का खौफ गुरमीत की आंखों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। 7 समुद्र पार करके विदेश जाने वाली ललक थी गुरमीत में, पर एक ही समुद्र के उस पार पहुंचकर उसका दिल दहल गया था। फिर कुछ ऐसा भी हुआ कि कुछ महीनों के लिए कंप्यूटर ने कुवैत और मेरे नाम के बीच एक समुद्र भर दिया और मेरा नाम कुवैत की फ्लाइटों पर दिखाई नहीं दिया। इस बीच पत्रों से ही सूचना मिली कि गुरमीत गांव का चक्कर लगा आया है और कुलवंत और गुड्डी भी कुवैत पहुंच गए हैं। कुलवंत और गुरमीत साथ ही कुछ महीने की गुड्डी, प्यारा सा परिवार। मैं भी मैं भी ये सोचकर प्रसन्न था कि चलो दोनों का अकेलापन दूर हुआ। आखिर कुलवंत भी तो इतने परिवारजनों के बीच अकेली ही थी। गुरमीत के बिना उसे किसी और से कितना सरोकार होगा। और अब वही गुरमीत उसके पास था, उसके पास उसका अपना गुरमीत। अब कोई गोरी मेम उसके गुरमीत को उड़ा कर नहीं ले जाएगी। अरब की हूरें भी तो जादू जानती हैं, बेचारी कुलवंत। दिनेश का फोन कुवैत से आया तो मैं उस समय जापान गया हुआ था। ये नौकरी भी तो एक जगह टिक कर बैठने नहीं देती ना। दुनिया भर के शहरों का चक्कर काटता फिरता हूँ। घर में टिक कर रह पाना तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि जैसा लगता है। दिनेश ने कोई विशेष संदेश भी नहीं छोड़ा था। बात भी तो हमेशा संयत ढंग से ही करता है ना। समय ने उसे संपूर्ण रूप से परिपक्व बना दिया है। उसकी आवाज तो सदा ही सपाट सी लगती है, किसी भी उत्तेजना या भावुकता से रहित। पत्नी ने उसे बता दिया था कि मैं जापान से कब लौटूंगा और उसने भी बस इतना भरी कहा, मैं फिर फोन कर लूंगा। सुनते हो, इकबाल भाई ने ईद पर सेवइयां भिजवाई थी। नाराज हो रहे थे, कह रहे थे कि इतना बड़ा मोटर ट्रेनिंग स्कूल चला रहे हैं और हमारी भाभी हैं कि अभी तक गाड़ी भी नहीं चला पाती हैं। आपको काफी डांट रहे थे कि बीवी को घर में कैद करके रखा हुआ है। पत्नी ने सूचना दी। इकबाल भाई को ईद मुबारक कहने के लिए टेलीफोन किया और चाय की चुस्की भरने लगा। दिनेश का फोन फिर आया। वही संयत आवाज, सुरेन, तुम कल ही कुवैत आ जाओ, बहुत जरूरी काम है। मैं एयरपोर्ट पर तुम्हारे लिए वीजा लेके आ जाऊंगा। कम से कम एक हफ्ते की छुट्टी लेकर आओ, काम बहुत जरूरी है। गुरमीत को तुम्हारी सख्त जरूरत है। मैं हलो हलो करता रहा, पर दिनेश को तो बस सूचना देनी थी और ये काम वो कर चुका था। पत्नी की नाराजगी के बावजूद मैं कुवैत की ओर चल दिया। न जाने क्या अनबूझ सा रिश्ता बन गया था मेरे और गुरमीत के बीच। घर से निकलने की सोच ही रहा था कि बाहर फायर इंजन के चिंगाड़ने की आवाज आई। पता नहीं कहाँ आग लगी थी। टैक्सी में बैठा तो पास से सर्र करती हुई एम्बुलेंस निकली। रास्ते में अंधेरी के शमशान घाट के सामने से टैक्सी गुजरी तो शरीर में झुरझुरी सी उभरी। कुवैत पहुंचकर दिनेश मुझे सीधा अपने घर ही ले गया। गुरमीत वहीं पर था, चुप, एकदम चुप। उस हर समय चहकने वाले गुरमीत के स्थान पर जैसे किसी ने उसकी पत्थर की मूरत बनवा कर रख दी हो। मुझे देखकर भी उस पर कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं हुई। उसकी आंखों में कोई पहचान या खुशी नहीं उभरे। उस जिंदा दिल गुरमीत को एक जिंदा लाश बना देने के लिए किसे कसूरवार ठहराया जाए, नियति को या फिर? और मैं कुछ भी नहीं सोच पा रहा था। केवल गुरमीत की एक ही बात हथौड़े की तरह बार बार मेरे दिमाग में बजे जा रही थी, राजी, यहाँ की पुलिस बड़ी खराब होती है।
अगले ही दिन मैं और दिनेश गुरमीत को साथ लिए एक बार फिर उस रास्ते पर चल दिए जहां सब कुछ घटित हुआ था। गुरमीत की आंखों में फैले आतंक, खालीपन और सूनापन मुझे उस दिन की तमाम घटना सुनाते दिखाते दिख रहे थे। कुलवंत मां बनने वाली थी फिर से। बेटी के बाद बेटा होने की दोनों को प्रबल आकांक्षा थी। कुलवंत पूरे दिनों से थी। उसने गुरमीत को कहा भी, सुनो जी, आज कम ते ना जाओ ना, लगता है आज ना अस्पताल जाना पड़ेगा। वो भगवान ने डरने की गल है। वो फोन रखे है ना, बस कर देना, वो मैं गोली की तरफ भागता आऊंगा। वो डरीदा नहीं होता। और कल तो ईद की छुट्टियां भी है ना शुरू। हुआ वही जिसका कुलवंत को डर था। प्रसव वेदना शुरू हो गई। थोड़ी देर तक तो वो सहती रही। फिर जब नहीं सहा गया तो उसने गुरमीत को फोन किया। गुरमीत भी काफी उत्तेजित था। प्रसन्नता और चिंता के मिश्रित भावनाएं लिए वो अपनी कार की ओर भागा। गुड्डी के जन्म के समय तो वो कुलवंत से बहुत दूर था, किंतु इस बार वो कुलवंत के साथ होगा, उसे खुद सहारा देगा। साथी ने बधाई भी दी। गुरमीत सिंह, अब तो ईद पर बेटा होने वाला है, बहुत किस्मत वाला होगा। आंखों में कुलवंत, गुड्डी और होने वाले पुत्र की तस्वीरें लिए गुरमीत ने अपनी कार स्टार्ट की। घर पहुंचने की जल्दी में गुरमीत ने एक्सीलेटर पर अपना पांव दबा दिया। अभी वो सी फेस पर पहुंचा ही था कि पुलिस का सायरन सुनाई दिया, किंतु वो तो अपनी ही धुन में गाड़ी चलाए जा रहा था। कुवैत टावर के पास पहुंचते पहुंचते पुलिस की गाड़ी ने उसे रुकने का इशारा किया। गुरमीत घबरा गया। न जाने क्या अपराध हुआ है। उससे ठुल्ला अरबी भाषा में चिल्लाया जा रहा था और स्पीडोमीटर की ओर इशारा किए जा रहा था। काफी कठिनाई से गुरमीत को समझ आया कि उसे तेज गाड़ी चलाने के जुर्म में पकड़ा जा रहा है। उसने अपने सारे कागज पुलिस के हवाले कर दिए। एकाएक विचार कौन था कि कुलवंत की क्या हालत होगी। अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी में अरबी के शब्द मिलाकर वो पुलिस वालों को ये समझाने लगा कि उसकी पत्नी की डिलीवरी होने वाली है और बच्चा किसी भी क्षण पैदा हो सकता है। किंतु उसकी बात ना तो कोई सुन रहा था और ना ही किसी को समझ आ रही थी। गुरमीत को ले जाकर कोतवाली में बंद कर दिया गया। वो गिड़गिड़ाया। उसने मिन्नतें की, वास्ते दिए। उसने हर एक पुलिस वाले से बात करने की चेष्टा की, शायद किसी को उसकी बात समझ में आ जाए और वो दया करके उसे छोड़ दे। हम तीनों दिनेश की कार में सवार कुवैत टावर तक पहुंच गए और गुरमीत की आंखों का दर्द जैसे कई गुना बढ़ गया। कुछ न कर पाने का एहसास उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। गुरमीत को जेल में डालकर इंस्पेक्टर तो ईद की छुट्टियां मनाने चला गया और गुरमीत 4 दिन तक उस जेल की दीवारों से सर टकराता रहा, चिल्लाता रहा, अपनी कुलवंत को याद करता रहा। फिर ख्याल आया, कुलवंत के पास दिनेश जी का घर का फोन नंबर तो है ही। शायद भाभी जी को फोन कर लिया हो। शायद वो जेल से बाहर निकले तो कुलवंत और बेटा दोनों अस्पताल में सुरक्षित हों। कुलवंत बेचारी गुरमीत की प्रतीक्षा करते करते दर्द से निढाल होने लगी थी। गांव की लड़की परदेश में अकेली। हिम्मत करके दिनेश बत्रा के घर फोन किया पर वहां कोई फोन ही नहीं उठा रहा था। जब दर्द असह्य हो गया तो सलवार उतारकर जमीन पर चटाई बिछाकर लेट गई। फिर विचार आया कि अगर बच्चा जमीन पर गिर गया तो वापस जाकर पलंग पर लेट गई। सोचा मोम जामा बिछा लूं। गुड्डी के जन्म के समय तो उसे कुछ सोचना ही नहीं पड़ा था। सब कुछ माँ के घर ही हुआ था। दर्द था कि बढ़ता जा रहा था। 1.5 साल की गुड्डी माँ की हालत देखकर रोने लगी थी, पर माँ की कराहटें उसके बाल सुलभ मन को पीड़ित किए जा रही थी। कुलवंत दर्द से चीखे जा रही थी। गुरमीत को भी याद किए जा रही थी और अपनी माँ को भी। जब तक ईद का चांद पैदा हुआ कुलवंत बेहोश हो चुकी थी। उसे पता ही नहीं चला कि उसका बेटा हुआ या बेटी, बच्चा रोया या नहीं। गुड्डी भी रोए जा रही थी। उसकी माँ का शरीर खून से लथपथ था और उसके साथ बंधा हुआ था एक छोटा सा नन्हा मुन्ना। मुन्ना तो रोए जा रहा था पर पढ़ा तो रक्त से सना था।
गुड्डी ने उसे हाथ लगाया तो उसे अपने हाथ में चिपचिपाहट महसूस हुई। अब वो पूरी तरह से घबरा गई। अपने नन्हे-नन्हे कदमों के सहारे दरवाजे की ओर भागी, किंतु दरवाजे की चिटकनी तो उस नन्ही सी गुड़िया की पहुंच से काफी ऊपर थी। काफी देर तक दरवाजा पीटती रही, मगर कोई सुन पाता तभी तो खोलता। अब ना तो माँ की कराहटें सुनाई दे रही थी और ना ही मुन्ने का रोना। पूरे घर में एक भयानक सा सन्नाटा छाया हुआ था। रोते-रोते गुड्डी की भूख तेज होने लगी। वो बेचारी फ्रिज खोलने की कोशिश करने लगी, किंतु फ्रिज था कि खुल ही नहीं रहा था। गुरमीत के सामने जेल में खाना पड़ा था। वो बेसुध कभी उस खाने की ओर देखता, तो कभी दीवारों की ओर, शून्य में ताकने लगता। और उधर गुड्डी पूरे घर में कुछ न कुछ खाने को खोज रही थी। आखिर थक कर चूर हो गई और रोते-रोते सो गई। गुरमीत हवलदार के पैर छूकर गिड़गिड़ा रहा था। एक टेलीफोन करने की अनुमति मांग रहा था, पर वहां की पुलिस तो बहुत खराब होती है ना जी। सोते-सोते गुड्डी के पेट में मरोड़ जरूर उठा होगा। जाकर माँ को जगाने की कोशिश की, पर कुलवंत तो गहरी नींद में सो चुकी थी। गुड्डी के लिए एक बार फिर खाना ढूंढने और रोने का काम शुरू हुआ। चौथे दिन गुरमीत की रिहाई हुई। वो सीधा घर पहुंचा। चाबी से बाहर से ही दरवाजा खोला और अंदर घुसते ही उसे नाक पर हाथ रखना पड़ा। सामने कुलवंत और बच्चे की नंगी लाशें पड़ी थी। गुड्डी को खोजा, वो भी फ्रिज के पास ही पड़ी थी। रामजादा, वो दहाड़ा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। एक एक को मार डालूंगा, सबको चुन चुन के मार डालूंगा, वो चिल्लाए जा रहा था। कुलवंत गुड्डी और मुन्ने की लाशों पर काफी देर तक रोता रहा। थोड़ा संभला और दिनेश बत्रा को फोन किया। दिनेश अपने चिर परिचित अंदाज में गुरमीत को हौसला दिलाता रहा। दिनेश जी, मैं अब यहाँ नहीं रहूंगा जी, पर जाने से पहले सबका काम तमाम कर दूंगा जी, किसी हरामजादे को छोड़ूंगा नहीं। रह रहकर गुरमीत के भीतर का हिंसक पशु जाग उठता। दिनेश ने उसे बड़ी कठिनाई से संभाला और अब हम दोनों उसे समझा रहे थे। अपनी गृहस्थी खुद अपने हाथों से जलाकर गुरमीत वापस आ गया था दारजी के पास। पर सब कुछ सह जाने और कुछ न कर पाने की अपनी असमर्थता के कारण गुरमीत भीतर ही भीतर घुटता रहा, एक भयानक चुप्पी ओढ़े हुए। और ये चुप्पी आज ही टूटी थी, जब हर्षोल्लास से चिल्ला उठा था, मारता सौर्यनु, कर दी सालों की टिबरी टाइट। तो मित्रों, ये कहानी है ढिबरी टाइट उस गुरमीत की, जो बहुत सपने लेकर विदेश गया था और जिसे विदेश पहुंचने के बाद एक अच्छा जीवन दिखाई देना भी शुरू हुआ। उसकी सरलता, सहजता वहां अपने लिए एक जगह बना रही थी, मगर होने को कुछ और मंजूर था। उसके सपने किस तरह धराशायी हुए और कैसे, जब इराक कुवैत पर कब्जा करता है, तो गुरमीत को महसूस होता है कि जैसे उसका बदला इराक ने ले लिया है। ये कहानी एक निजी दर्द से शुरू होती है, एक वैश्विक घटना पे जाके खत्म होती है। ये कहानी लिखते हुए मैं खुद बहुत बहुत ही तेज इमोशंस के थ्रू से गुजरा, बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस के थ्रू। मैं गुरमीत के दर्द को बार बार महसूस करता एक लेखक के तौर पर। मैंने कुलवंत की उस स्थिति को समझने का प्रयास किया कि उसके साथ क्या गुजरी हो। उस छोटी बच्ची की तरह सोच के देखा, जिसकी माँ खून से रक्त रंजित पड़ी है, एक छोटा बच्चा है जो चिपचिपाहट से भरपूर है, और एक तरफ उसकी भूख है। विदेश में अकेले पड़ जाने का डर और खौफ कैसा होता है।
ये सब इस कहानी को लिखते हुए मैंने महसूस किया। मित्रों, मुझे हमेशा ये लगता है कि घटना केवल बीज है, उसे खूबसूरत दरख्त बनाने में या उसपे फूल सजाने में लेखक को अपनी कल्पनाशीलता का बहुत इस्तेमाल करना पड़ता है। इस कहानी का ये हुआ कि जब ये किताब छपी, ठिबरी टाइट, तो इसे महाराष्ट्र राज्य साहित्य अकादमी की ओर से मुंशी प्रेमचंद सम्मान मिला, जो कि ज़ाहिर है मेरे नाम से था, क्योंकि कहानी मैंने लिखी थी। और ख़ासियत उस सम्मान की ये थी कि मुझे उस समय के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के हाथों ये सम्मान मिला। तो इस संकलन के महत्व को महाराष्ट्र राज्य साहित्य अकादमी ने समझा और मेरी कहानी को मित्रों ने, पाठकों ने पसंद किया। और आज आप सबके साथ बैठकर इस कहानी को पढ़ा, आपसे साझा किया। मुझे उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। मैं नहीं जानता कि क्योंकि मैं यहाँ पे शायद पढ़ नहीं पा रहा कोई कमेंट्स वगैरह, तो मैं बाद में कमेंट्स पढ़ूँगा, उनके जवाब भी दूँगा। और मैं आपसे अब विदा लेता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आज का कहानी पाठ सफल रहा होगा। आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और अर्पण को और जन सुलभ पुस्तकालय को बहुत धन्यवाद। नमस्कार।